अच्छा बच्चों, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपका फर्स्ट इस चैप्टर का लॉन्ग समझा जाता है और इस चैप्टर के सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं और ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने वाला बेटा जो शख्स था वो न्यूटन था। कौन था? न्यूटन था बेटा, जिसने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या की, फाइंड। कुछ गलतियां हुई लेकिन शुरुआत तो इसने की ना। इसने सबसे पहले स्पीड किसी साउंड की बताइए कि किसी स्पीड, साउंड की स्पीड क्या हो सकती है और किस मीडियम के लिए क्या हो सकती है। और आपको पता है साउंड वेव एज अ लोगनीचुनर वेव समझी जाती है, ऐसे ही है। अगर लोगनीचुनर वेव्स की मैं बात करूं तो लोगनीचुनर वेव्स क्या होती हैं आपको पता है। जो पार्टिकल की ऑक्सीलेशन है अगर वेव की ऑक्सीलेशन के पैरेलल हो जाए, यानी सेम अलोंग द डायरेक्शन हो जाए, तो लोगनीचुनर वेव होती है। यानी साउंड की जो वेव है वो वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी की डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो हमने बताया साउंड वेव इज अ लोगनीचुनर वेव होती है, ये तो पहले ही पता था हमें। साउंड वेव क्या होती है? ये लोगनीचुडनल वेव होती है। ये साउंड वेव की क्या एक खासियत है। क्लियर हो गया? और लोगनीचुडनल वेव क्या होती है मैंने आपको वो भी बता दिया कि जिसमें जो पार्टिकल की ऑक्सीलेशन होती है वो लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है, यानी वेव की एनर्जी की प्रोपगेशन होती है। आगे मजीद मैं चलूँ तो इसने बताया जो साउंड वेव है ना वो किस मीडियम में ज़्यादा और किस मीडियम में कम होती है। उसने बताया कि जो मीडियम जिसके पास कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है और जिसके पास इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और ये डिपेंड करती है इनर्शिया पे। तो यानी साउंड वेव किस किस पे डिपेंड करती है? कंप्रेसिबिलिटी पे, और किस पे डिपेंड करती है? इनर्शिया पे। ये कुछ बातें थी जो शुरू की हमने न्यूटन ने साउंड की स्पीड को फाइंड करने से पहले। और हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 333 मीटर पर सेकेंड। कभी पढ़ी हो हमने? कभी नहीं पढ़ी? इसे कहते हैं टेंथ को छनक नहीं करना। दूसरा चैप्टर स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का दूसरा चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक साउंड का, उसमें लिखी हुई है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 333 और उन्होंने फॉर्मूला भी लगाया। ठीक है, अब ये स्पीड ऑफ साउंड तो चल रही थी हमारे पास। अब जो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने फाइंड की थी क्या वो भी यही थी? साउंड वेव के लिए लोगनीचुनर वेव होना लाजमी है। पहली बात तो ये मैंने आपको, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी जो वेव्स हैं साउंड की वेव्स आप तक ट्रैवल कर रही हैं और उसकी एनर्जी भी उसी तरह ही ट्रैवल कर रही है। कल प्रीवियस हमने लेक्चर के अंदर या कल के लेक्चर के अंदर इन बातों को डिस्कस किया। यहाँ तक बात समझ आई? उसके बाद देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। अब एक पार्टिकल है गैस का पार्टिकल, मैं फिर इसको बंद करता हूँ। मैं पहले छोटे छोटे गैस के पार्टिकल आपके सामने रखता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे एक गैस का पार्टिकल ये, एक गैस का पार्टिकल ये, और ये डिस्टेंस बहुत दूर होता है इनका। और एक गैस का पार्टिकल यहाँ पे है और एक गैस का पार्टिकल यहाँ है, एक गैस का पार्टिकल यहाँ पे। मैं किसी एक पार्टिकल पे डिस्टर्बेंस पैदा करूँ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वेव प्रोड्यूस करेगा। जब वो वेव प्रोड्यूस करेगा तो ये किसी दूसरे पार्टिकल के साथ जाके क्या करेगा? कोलैप करेगा। कोलैप्स करेगा ना दूसरे पार्टिकल के साथ। अब ये दूसरे पार्टिकल के साथ कोलैप्स करेगा तो वहां एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की क्या हो जाएगा? बिल्कुल करीब हो जाएगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा ना। अब ये अगर इलास्टिसिटी आपको कुलियन का पता हो तो ये अपनी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा? बी पार्टिकल में। ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल है, तो ये अपनी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा? बी पार्टिकल में। और बी पार्टिकल के कहीं और, क्योंकि इनकी मोशन कैसे होती है? रैंडम मोशन होती है, कहीं भी जाके टकराएंगे
तो ये बाउंस बैक करेगा, यही ना कंप्लीट इलास्टिक कुलियन के अंदर कि एनर्जी रिमेन कंजर्व रहती है, तो ये वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आएगा। और ये पार्टिकल जो बी पार्टिकल है किससे जाके टकराएगा, सी। जितनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतनी जल्दी साउंड आप तक ट्रेवल कर पाएगा। किसी बॉडी के पास जितनी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी साउंड ट्रेवल कर पाएगा और मेरा साउंड आप तक पहुंच जाएगा। ये बातें देखो, स्पीड फाइंड कर रहा हूँ, मेरी स्पीड में ये जो बोल रहा हूँ ये स्पीड फाइंड कर रहा हूँ कि मेरी जो स्पीड आप तक कितनी स्पीड पर पहुंच रही है, वो कॉन्स्टेंट स्पीड है। आप भी बात करोगे अगर आपकी स्पीड मेरे तक पहुंचती है, कॉन्स्टेंट स्पीड है। तो ये सिर्फ ख्याल आना कि स्पीड, साउंड की स्पीड क्या हो सकती है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर उसको प्रूव करना और उसकी प्रूफ को शुरू करना, तो शुरू करने के लिए वो बातें वो कर रहे हैं जो हमें पहले ऑलरेडी पता था कि जब एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, जैसे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एयर के ऊपर लगा रहा हूँ ना, और एयर के पार्टिकल फिर क्या होने लगे हैं, कंप्रेस होते होते यहाँ पे कंप्रेस हो रहे हैं, फिर वापस आ रहा है रेयर फ्रैक्शन हो रहे हैं। आपको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का पता है, जहाँ पे ऐसा रीजन जहाँ पे क्या होते हैं, वेव आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और जहाँ पे पार्टिकल दूर हो जाते हैं वहाँ पे क्या होती है, रेयर फ्रैक्शन होती है। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। जितना मीडियम दूर होगा, जहाँ तक मैंने अपने साउंड को ट्रैवल करवा के पहुंचाना है, वहां तक वो क्या गैस पहुंच पाती है, क्या एयर के पार्टिकल्स पहुंच पाते हैं। जितनी अच्छी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होगी उतनी अच्छी आपका मीडियम समझा जाता है। और सवाल ये पैदा होता है कि ये कंप्लीट इलास्टिक रीजन पैदा करेंगे क्या, ये कंप्लीट इलास्टिसिटी होगी इनके दरमियान, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी मॉडुलस। मीडियम कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली इलास्टिसिटी मॉडुलस होना चाहिए, यानी टोटली इलास्टिक कुलियन होनी चाहिए कि अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ सके रिटर्न। जिस पॉइंट से गैस का पार्टिकल, किसी का भी पार्टिकल पहुंचे, वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ सके। तो ये क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इलास्टिसिटी मॉडुलस। मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिसिटी मॉडुलस। क्लियर, यानी वो अपनी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई अपनी रिटर्न टू द टेंडेंसी टू इट्स रिटर्न टू प्रीवियस पोजीशन, जो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ सके, वो उसकी इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट भी वही कहते हैं। आने पर ही होगी भी 9th के अंदर डेफिनेशन इलास्टिसिटी की। अगर ऑब्जेक्ट, तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक स्पीड ऑफ एयर को फाइंड करने के। इसके बाद एक फार्मूला आता है स्पीड के लिए, v इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो, यानी डेंसिटी। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू लास्ट। इससे पता चलता है जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, e के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या है, रो के, यानी डेंसिटी के। बातें समझ आ रही, थोड़ी सी स्लो बात कर रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो बातें बिठा दूँ। अब सवाल ये पैदा है, कौन से मीडियम है जिसके पास ज़्यादा इलास्टिसिटी है और कौन सा मीडियम है जिसके पास कम इलास्टिसिटी। जितनी इलास्टिसिटी जिस मीडियम के पास ज़्यादा होगी वो अच्छी स्पीड में होगा, ऐसे ही है। और जिसके पास इलास्टिसिटी सबसे कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी। अब सवाल पे 3 ही मीडियम मैं कंसिडर कर सकता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे बना देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस। बताओ तीनों में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। सॉलिड में स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो पार्टिकल सॉलिड के अंदर बहुत करीब है, वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वाइब्रेट करते हुए बड़ी ऑक्सीलेशन इतनी स्पीड करते हैं कि अपनी प्रीवियस पोजीशन में बड़ी जल्दी है। इसकी प्रीवियस पोजीशन को थोड़ा टाइम लगेगा वापस आते हैं, मिनिमम टाइम नैनो में ही लगेगा, लेकिन लगेगा। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर उनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा की अपनी प्रीवियस पोजीशन पे उसी वक्त आने में, इसलिए सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड ऑफ गैस। लेकिन अभी हम गैस, एयर की बात कर रहे हैं, फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं। आई समझ, यहाँ तक आगे समझ।
इतना तो पता चल गया कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा हो सकती है। अभी ये वैल्यू नहीं पता चली थी किसकी कितनी है। यहां तक बात समझ आ गई या नहीं? थोड़ा सा आगे चलूं आप? चलें आगे हम। अब उसके बाद देखो स्पीड ऑफ साउंड, मेरे पास जो लिक्विड, अब मैं गैस एयर की बात करता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड इन, मैं एयर की बात करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। मैंने पार्टिकल पे क्या अप्लाई करवाया? प्रेशर। पार्टिकल पहले अपने नॉर्मल प्रेशर पे तो जो चेंज इन प्रेशर हुआ P2, चेंज है प्रेशर, P से कहाँ गया, ऐड हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर गया पार्टिकल पे, प्रेशर इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा। और ये कौन सी स्टेटमेंट है यूज हुई यहाँ पे, वॉयला। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्पीड इन एयर जो न्यूटन ने कहा था किस पे एप्लीकेबल था, किस पे एप्लीकेबल था? ये आपकी बुक लिखती नहीं है लेकिन एमसीक्यूज पूछा जाता है, ठीक है। ये आपकी बुक लिखती नहीं है लेकिन ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। जब आप पास पेपर देखोगे, अपने बोर्ड के रेफरेंस देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा ये बातें वो पूछ चुके हैं। क्लियर? जब भी कोई टीचर भी पढ़ाएगा ये आप बातें आपको पता है, मैंने बताई नहीं, आपने फिर भी बता दिया किस पे एप्लीकेबल था ये। यानी न्यूटन ने किसके लॉ को फॉलो किया, बॉयला। और बॉयला का पता क्या एक और क्या चीज़ थी कि बॉयला आइसोथर्मल होता है, पता है किसी को? अब ये ना कहना कभी आइसोथर्मल नहीं पढ़ा हमने, है ना? ये आइसोथर्मल होता है, तो बॉयला आइसोथर्मल पे एप्लीकेबल होता है। तो आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बॉयला वही कहता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। यानी न्यूटन ने टेम्परेचर को क्या रखा, और याद रखो ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वॉयला तो एप्लीकेबल था लेकिन जैसे ने लास्ट में बात कर दी टेम्परेचर कांस्टेंट की, इसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्लियर? आगे समझ यहाँ तक? ये इसने, लेकिन जो इसने बातें की हमने तो वही बातें करनी है ना यहाँ पे। गलती तो हम कल करेंगे, इसकी करेक्शन को कल के लॉन्ग में करेंगे। लैप्लेस कलेक्शन है बेटा, वो इसकी कल लॉन्ग करेंगे। और टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट नहीं है इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक समझ आ गई। तो चेंज है प्रेशर P2 P प्लस डेल P, और हमें पता है यहाँ पे तो चेंज जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, V2 V माइनस डेल V। वॉल्यूम क्योंकि कम होगा और प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आए यहाँ तक? अब वी नो डैट अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ P इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/V। तो मैं कह सकता हूँ PV इज इक्वल टू, डेरिवेशन चाहिए, हमें स्पीड फाइंड करनी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कोई ना कोई डेरिवेशन चाहिए। प्रेशर इन एयर है, हमें पता है प्रेशर इन एयर कितनी होती है, 101,325 पास्कल। और डेंसिटी इन एयर कोई बता सकते हैं? हमें कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। रट्टेबाजों, किसी को ख्याल भी नहीं था कि कोई साउंड की स्पीड भी फाइंड, किसी को ख्याल नहीं है कि हम गाड़ी की स्पीड तो वैसे ही फाइंड कर लेते हैं। हम गाड़ी चला रहे हो और अगला गाड़ी यार तो 120 की स्पीड से निकला, हम तुक्का ही लगा देते हैं। अब ये मैंने इतनी स्पीड से बोला आपके सामने, मेरी स्पीड ही है ना बोलने की, आवाज़ की मेरी स्पीड है जो आप तक जितनी जल्दी से पहुंच रही है। तो कभी इस पर तुक्का नहीं लगाते क्योंकि साइंस में दिमाग नहीं लगता। तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं पी की वैल्यू पी पे पुट करता हूँ, वी की वैल्यू वी पे पुट करता हूँ, तो पी प्लस डेल पी और वी माइनस डेल वी। क्लियर? और याद हो एक फार्मूला मैंने लिखा था, v इज इक्वल टू इलास्टिसिटी मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो, जो सेकंड ईयर के अंदर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। बक मॉडुलस, यंग मॉडुलस तो पढ़ा होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये तीनों मॉडुलस आपने पढ़ चुके हैं। मुस्कुराहट बताती है कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो
अब P को मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसके साथ, पी वी माइनस पी डेल वी इधर किसके इक्वल है, और ये मल्टीप्लाई होगा डेल पी वी और माइनस डेल पी और डेल वी। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इट्स टू मच स्मॉल वैल्यू सो इट्स नेग्लेक्टिव। कोई गलती है तो बता दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, मेरे पास पीछे क्या बचेगा, पीछे मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी वी। क्लियर। ये पी वी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएंगे, जीरो कर दूं यहाँ पे, ये जाके जीरो करूँ, जीरो इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी वी। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, पी डेल वी डेल पी और वी, यहाँ पे डेल वी उधर जाके क्या हो जाएगा, डेल पी वी डिवाइडेड बाय डेल वी। क्या तो ना, यहाँ तक समझ आइए या नहीं समझ आई, यही बेटा लास्ट डेरिवेशन थी। अब देखो इलास्टिक मॉडुलस सामने नहीं पढ़ा लेकिन इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ, ठीक हो गया। अब उसका जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, जो वो कहते हैं वी नो डैट इलास्टिसिटी मॉडुलस होता है डेल पी वी ओवर डेल वी, यहाँ ये वी नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डेल पी डेल वी डिवाइडेड बाय वी। ये दो फॉर्मूले आपके लिखे जाते हैं, मैं आप कह रहा हूँ फिर सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, यंग मॉडुलस, बग मॉडुलस और इलास्टिसिटी मॉडुलस। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो P है वो इजिकल टू क्या आ गया, E आ गया या नहीं। तो जहाँ याद हो आपको एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, दोबारा रिपीट करता हूँ, इलास्टिसिटी मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो E को रिप्लेस कर दूं P के साथ या नहीं, कर दूं, सो क्यों रही हो, V इज इक्वल टू P in air divided by density in air। यहाँ अगर मैं P की वैल्यू पुट कर दूं 101325, जैसा कि हम जानते हैं P in air 101325 इन पास्कल, और डेंसिटी इन एयर कितनी आती है 1.23 kg पर मीटर क्यूब। जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। क्या ये 100% ठीक थी, नहीं, ये गलती हुई किस वजह से, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब पार्टिकल कोलैब कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कह रहा हूँ। आई सर, ये छोटी सी कितना फर्क है, लेकिन शुरू तो किया ना इसे, कितने साल इसको फॉलो तो किया ना साइंटिस्ट। बाद में लैप्लेस करेक्शन है, उसने कहा टेम्परेचर इफेक्ट करता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। बॉयला तो है, बॉयला को तो फॉलो करेगा लेकिन आइसोथर्मल नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ है, और यही बेटा आपका लोगों का पार्ट था। आई होप के समझ आ गया होगा। इसको नहीं समझेगा पूछ ले, तुम्हारे लिखा हुआ मैंने कॉपी पे, क्या हो गया, तुम टेंशन ले रहे हो।